खैर, तो हमने ये देखा कि प्रेमचंद के पूर्व का जो उपन्यास का युग है, उसमें उपन्यास जो है अपना एक रूप ग्रहण कर रहा था। उपन्यास का एक ढांचा तैयार हो रहा था, वो विषय के स्तर पर हो या भाषा के स्तर पर हो या शिल्प के स्तर पर। ये दो तीन चीजें जो होती हैं किसी भी रचना के लिए मतलब महत्वपूर्ण होती हैं। वो किसी का भी इतिहास हो, कोई भी चाहे कहानी का इतिहास हो या नाटक का हो या उपन्यास, आत्मकथा, किसी का भी, तो उसमें विषय, जो विषय वस्तु जो एक होता है, एक शिल्प और एक उसका भाषा का पक्ष होता है। ये तीनों उत्तरोत्तर जो है धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं। इसमें एक विकास हमें देखने को मिलता जाता है। जिस भाषा में प्रेमचंद, मान लीजिए भारतेंदु लिख रहे थे या बालकृष्ण भट्ट जिस भाषा में उपन्यास लिख रहे थे, प्रेमचंद उस भाषा में नहीं लिखेंगे। यानी बालकृष्ण भट्ट से अगर आप शुरू करें तो फिर उसके बाद देवकीनंदन खत्री की भाषा है, फिर प्रेमचंद की भाषा है, फिर रेणु की भाषा है, और उसके बाद फिर आज के जो उपन्यासकार हैं, जो लोग लिख रहे हैं, रणेंद्र जैसे उपन्यासकार, इन लोगों की भाषा है। तो इसमें एक लगातार एक विकास दिखाई पड़ता है। और दूसरा जो ये है कि भाषा जो है, भाषा का जो संबंध होता है बाद में, मतलब आप आजादी के बाद के उपन्यासों में देखेंगे कि किस तरह से उसमें बहुत सारे आंचलिक जो परिवेश है उसके उस भाषा का बहुत असर दिखाई पड़ता है। जैसे रेणु के उपन्यास में आप देखेंगे कि बिहारी हिंदी जो है वो दिखाई पड़ेगा। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में जो वहाँ के उनके अपने यूपी के जिस क्षेत्र के हैं, वहाँ की भाषा का असर दिखाई पड़ता है। तो खैर, भाषा का के ऊपर कभी हम जब बात करेंगे तो ये बात थोड़ी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो प्रेमचंद के युग, मतलब प्रेमचंद युगीन उपन्यास का जो समय है वो 1915 से 1936 तक का समय है। 1936 में गोदान लिखा गया, जो अंतिम उपन्यास था, मतलब जो पूरा लिखा हुआ अंतिम उपन्यास था प्रेमचंद का। अंतिम उपन्यास तो मंगलसूत्र था, जो वो पूरा नहीं कर पाए, जो उनके बेटे ने बाद में, अमृत राय ने पूरी की, पूरे उस उपन्यास को पूरा किया। तो प्रेमचंद जो है हमें दिखाई पड़ते हैं कि किस तरह से उपन्यास के क्षेत्र में एक युग प्रवर्तक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और आज भी प्रेमचंद एकमात्र, मतलब कहा जाए, एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी किताबें रेलवे स्टेशन पर बिकती हैं। मतलब हिंदी के गंभीर साहित्य लेखकों में से प्रेमचंद बिरले, उन मतलब गिने चुने उन लेखकों में से हैं जिनको लोग मतलब स्टेशन पर भी खरीद कर पढ़ते हैं। तो ये प्रेमचंद की पहुंच है और ये प्रेमचंद के रिच है, जिससे कि वो जनता के, मतलब इसीलिए वो उपन्यास सम्राट कहेगा। और इसीलिए जो जनता तक जिस रचनाकार की पहुंच होती है वो बड़ा रचनाकार होता है। बहुत आसान नहीं है इसको, मतलब जब तक आपको आपका जीवन जो है जनता के जीवन से नहीं जुड़ा होगा, आपके दिल में अगर जनता के लिए अगर उस तरह की सच्ची भावना नहीं होगी, सच्ची सहानुभूति नहीं होगी, उनके लिए सच्चा दर्द नहीं होगा, तब तक कोई रचनाकार जो है वो जनता तक नहीं पहुंच सकता है। तो प्रेमचंद की एक खासियत थी। प्रेमचंद ने और प्रेमचंद के युग में हिंदी उपन्यास के शिल्प पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और उसको विकसित किया गया कि हिंदी उपन्यास का अपना एक शिल्प होना चाहिए, जो उपन्यास का अपना शिल्प है। यानी कि आप कुछ भी, मतलब कोई भी कहानी अगर 200 पेज का लिख दे रहे हैं तो वो उपन्यास नहीं हो जाएगा। और जैसा कि मतलब प्रेमचंद ने ये कहा भी कि उनके लिए उपन्यास जो है वो मानव चरित्र का, मतलब जो चित्रण है वो है। तो वो चरित्र चित्रण पर बहुत जोर देते थे प्रेमचंद, क्योंकि आप पात्रों को ही उपन्यास में लाते हैं। यानी जीवन के पात्रों को, जीवन के जो किरदार हैं, जो हमारे सामान्य जीवन के, वही किरदार उपन्यास में आते हैं। आप देखिए कि प्रेमचंद के यहाँ जो भी उपन्यास के केंद्र में है, जैसे होरी, होरी एक किसान है और अंततः मजदूर बनता है और तमाम तरह की उसकी समस्याएं हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, या कहिए व्यवस्था के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है, और होरी उसका नायक है। तो ये प्रेमचंद की खासियत थी कि एक सामान्य, मतलब किसान को वो उपन्यास के केंद्र में वो नायक बनाते हैं। भले ही वो नायक जो है उसका जीवन दुख से भरा है, पर है तो वही उस उपन्यास का नायक। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने इससे पहले आपसे ये बात कही है कि इससे पहले जो है राजा महाराजा, राम कृष्ण, इस तरह के लोग जो है वो उपन्यास के केंद्र में होते, साहित्य के केंद्र में होते थे, वही नायक होते थे। पर होरी को नायक बनाना, या आप रंगभूमि उपन्यास में देखेंगे कि एक अंधा व्यक्ति है सूरदास, उसको मतलब नायक बनाना, तो ये सब जो सामान्य लोग हैं उसको
उपन्यास के केंद्र में ले आना, और उसके बाद एकदम बिल्कुल एक नई दृष्टि जो है प्रेमचंद वो हिंदी साहित्य में लेकर आते हैं। 1936 में प्रेमचंद ने यह बात कही थी। उस समय एक लेखक संगठन की स्थापना हुई थी, उसका नाम प्रगतिशील लेखक संघ था, और ये आज भी मौजूद है। मतलब प्रगतिशील लेखक संघ आज भी है, आज भी उसमें बहुत सारे लेखक उसके सदस्य हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ के 1936 में मतलब स्थापना हुई, और उसका अध्यक्षीय भाषण जो है वो प्रेमचंद को देना था। उसको देते हुए प्रेमचंद ने ये कहा था कि हमको अब सुंदरता के जो सौंदर्य के जो मयार है, मयार मतलब पैमाना, या जिस मतलब जो मान कर चलते हैं, उसको बदलने की जरूरत है। यानी अब हमको सुंदरता को उस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि मतलब जिस तरह से हम देखते आ रहे थे, साहित्य के स्तर पर वो सब कुछ बदलना हो। और ये प्रेमचंद की दृष्टि थी। दुर्भाग्यपूर्ण था कि 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रेमचंद कालीन उपन्यास और स्पेशली प्रेमचंद के उपन्यासों में आपको जनजीवन का जो है वो बिल्कुल प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्रण दिखाई पड़ता है। और एकदम सामान्य जनता की जो समस्याएं हैं, उसकी कह लीजिए कि कलात्मक अभिव्यक्ति प्रेमचंद के उपन्यासों में हुई, और प्रेमचंद की प्रेरणा से बहुत सारे लोग जो है वो यथार्थ की तरफ, यथार्थ मतलब रियलिटी मतलब सच्चाई, तो उसको हिंदी में यथार्थ कहा जाता है। तो उस यथार्थ की अभिव्यक्ति जो है वो करने के लिए मतलब प्रेरित किया उन्होंने बाकी लोगों को भी। और प्रेमचंद के बाद आप जानते हैं कि हिंदी उपन्यास की दिशा जो वो बिल्कुल बदल जाती है। और इससे पहले जिस तरह से मतलब, और यहाँ पर अब उपदेश और उस तरह से शिक्षा मूलक बातें नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया जाता था, जो सच्चाई थी उसको रखा जाता था, और उसके माध्यम से जो रचना का उपन्यासकार है वो अपनी बात कहता था। तो जैसे आप प्रेमचंद के उपन्यासों के विषय को अगर देखें, तो उसमें जो मुख्य विषय थे वो राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी के बारे में उन्होंने लिखा। उनके उपन्यासों में आपको एक तरह का मानवतावाद दिखाई पड़ता है। विधवा विवाह, अनमेल विवाह की उन्होंने अपने उपन्यासों में आलोचना की। कृषक समस्या को उठाया। भारतीय संस्कृति की एक तरह से उन्होंने आलोचनात्मक पड़ताल की। दहेज प्रथा का विरोध किया। शोषण का जिस भी स्तर पर मतलब शोषण हो रहा था उसका विरोध किया उन्होंने। लिखा है प्रेमचंद ने कि जो व्यवस्था की नींव है, मतलब जो किसान है, मजदूर है, वही इस व्यवस्था में सबसे अधिक दबे हुए हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि वो अगर इस व्यवस्था का के नहीं रहे, मतलब घर में जैसे नींव डाली जाती है तब कोई घर तैयार होता है, अगर आप नींव हटा देते वो घर ढह जाएगा। तो वैसे ही अगर आप किसान और मजदूर को इस व्यवस्था से अगर निकाल दें तो व्यवस्था ढह जाएगी। बावजूद इसके कि आज तक सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित जो है वही समुदाय है, वही कम्युनिटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि मतलब शताब्दियों से जो मतलब शोषित जनता और अपमानित जनता और जो कृषक है उसके आवाज थे प्रेमचंद। और इसके आगे बहुत अच्छी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी अपने इतिहास में कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। यानी आप प्रेमचंद के उपन्यासों के माध्यम से उस पूरे उत्तर भारतीय संस्कृति को, विशेषकर जो हिंदी क्षेत्र है उत्तर भारत का या जो हिंदी पट्टी है, उसकी पूरी संस्कृति को, उसकी समस्याओं को, उसकी समझदारी को, उसके देखने की दृष्टि को, उसकी चिंताओं को, उसकी संवेदना को आप प्रेमचंद के मार्फत समझ सकते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि आप एक रचनाकार के मार्फत, एक उपन्यास के माध्यम से आप उस पूरे संस्कृति और समाज को और उसकी हलचल को और उसकी जो भी विशेषता है उसको आप समझ सकते हैं। प्रेमचंद के जो मुख्य उपन्यास हैं उनसे आप लोग मतलब कभी न कभी तो परिचित हुए होंगे कि जो उन्होंने उपन्यास लिखे, सेवा सदन लिखा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उनके पूर्ण उपन्यास थे जिसको उन्होंने पूरा किया। और मंगलसूत्र जो था वो अपूर्ण रह गया, मैंने आपको बताया भी। सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही आप समझ लीजिए कि भारतीय हिंदी उपन्यास जो वो एक तरह से गंभीर उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत हो गई। मतलब कि एक मैच्योर्ड हिंदी उपन्यास या गंभीर हिंदी उपन्यास या जिसको आप उपन्यास कह सकते हैं, वो सेवा सदन के प्रकाशन के साथ उस परंपरा की शुरुआत होती है। सेवा सदन
इसमें आप देखेंगे कि विवाह से जो अनमेल जो विवाह है उससे जुड़ी समस्याओं को उठाने की कोशिश प्रेमचंद ने की है। इसमें दहेज प्रथा के बारे में बताया गया है। इसमें कुलीनता का प्रश्न है कि कैसे जो है कुलीन लोग या मतलब बाकी दूसरी जाति की जो समस्या है, या समाज में जो है या परिवार में जो है पत्नी का स्थान क्या होना चाहिए। और इसकी जो प्रस्तुति है वह अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से बिल्कुल अलग है। तो इस मामले में सेवा सदन के प्रकाशन के साथ हिंदी में गंभीर उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का प्रश्न उठाया है। रंगभूमि में आप देखेंगे कि शासक वर्ग जो है, मतलब जो अंग्रेज शासक है, वो कैसे मतलब अत्याचार करता है और फिर यहाँ से लोग उसके विरोध में मतलब खड़े होते हैं। इसी तरह से कर्मभूमि में आप स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक देख सकते हैं। उसमें असहयोग आंदोलन, मंदिर प्रवेश, ये इन सब चीजें घटना का वर्णन है। गबन में मतलब लोग कहते हैं कि स्त्रियों का जो आभूषण प्रेम है उसके दुष्परिणाम को दिखाया गया है, लेकिन गबन में प्रेमचंद जो है प्रकारांतर से इस पुरुष शासित समाज में जो स्त्रियों की एक तरह से एक मानसिक गुलामी जो है उसको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पुरुष शासित समाज जो है स्त्रियों को कुछ चीजों के भीतर जो है वो कैद करके रख देना चाहता है। वो गहने हो या उनका उनके आसपास की जो दुनिया है उसी में वो कैद करके उसको रखता है। तो गोदान जो है उनका वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। हमको पता है कि किस तरह से गोदान में जो है वो ग्रामीण जीवन का उस समय का यथार्थ जो है वो प्रकट होता है। और मतलब उसमें हर वो चीज है, वो मतलब एक किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, जाति प्रथा की समस्या है। हर समस्या को बिल्कुल एकदम उसके तह में जा करके प्रेमचंद ने गोदान में उठाया और उन सारी समस्याओं को हमारे सामने रखा। आप ये देखिए कि गोदान में अगर आप पढ़ेंगे, और हाँ ये भी खैर मैं इस क्लास के बाद आपको बताता हूँ, आपको 5 उपन्यास पढ़ने हैं और उन 5 उपन्यास को इसमें 10 सिलेबस में दिया होगा, उनमें से आपको किसी 5 उपन्यास को चुन लेना है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो प्रेमचंद के मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप गोदान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गांव में होरी रहता है और शहर में उसका बेटा मजदूर है गोबर। और गोबर का शोषण जो है वो मिल का मालिक खन्ना करता है, और होरी का शोषण जो है वो गांव के राय साहब जो सामंत हैं वो करते हैं। अब ये जो किसान और मजदूर हैं इनके बीच में कोई एकता नहीं। होरी और गोबर या गोबर के जो साथी हैं मजदूर, वो किसानों के साथ मतलब उस शोषण को नहीं समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ नहीं है। जबकि राय साहब और खन्ना जो है मिल का जो मालिक है वो दोनों दोस्त हैं। तो ये जो शोषण शोषक होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं, पर ये जो शोषित हैं उनकी एकता नहीं हो पाती है, और इसीलिए विद्रोह जो है या लड़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है, और बार बार मतलब प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ये एक जो है, और प्रेमचंद के गोदान का एक महत्व है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास का ये भी महत्व है कि वो बता रहे थे कि कैसे सामंतवाद जा रहा है और पूंजीवाद की आहट आ रही है। इसीलिए जो किसान होरी है वो वहां मरता है जहां से शहर जाने वाली सड़क शुरू होती है। तो ये शहर जाने वाली सड़क जो है एक नई पूंजीवादी संस्कृति के बारे में बता रही है कि हर किसान को अंततः मजदूर होकर मरना पड़ेगा। और आप देखिए कि आज ज्यादातर किसानों को मजदूर होना पड़ा है, या तो अपने गांव में या शहर जाकर। तो ये प्रेमचंद की दृष्टि थी कि धीरे धीरे आपके खेत जो है आपसे लूट लिए जाएंगे, या कृषि जो है वो फायदे का धंधा नहीं रहेगी, या उससे आपको फायदा नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे कृषि कार्य छोड़कर मजदूर बनते जाएंगे। तो ये एक रचनाकार की दृष्टि है कि 1936 में वो 2021 को देख रहे थे। तो इस तरह से प्रेमचंद के उपन्यास जो हैं जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं। उनके चरित्रों का जो स्वाभाविक विकास होता है, किसी तरह का आरोपण वो नहीं करते हैं, और विषय की विविधता तो उनके वहाँ है ही है। और प्रेमचंद के उपन्यासों का जो सबसे बड़ा विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है, वो कहा जाता है कि वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। ऐसा यथार्थ जो आदर्श की तरफ उन्मुख है, यानी आदर्श की तरफ बढ़ रहा है। यानी कई बार उपन्यासकार अपने उपन्यास में आदर्श दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा समाज होना चाहिए, या सिर्फ यथार्थ दिखाता है कि देखिए समाज की कितनी खराब स्थिति है। पर प्रेमचंद के ज्यादातर उपन्यास जो वो एक आदर्श की तरफ बढ़ते हुए
उपन्यास हैं जो यथार्थ से होकर गुजरते हैं, यानी यथार्थ का चित्रण करते हुए वो एक आदर्श दिखाते हैं जो गोदान में नहीं है। बाकी उनके सारे उपन्यासों में आपको दिखाई पड़ेगा कि वो एक हल जो है वो अंततः अपने उपन्यास के अंत में देते हैं, और मतलब सारी समस्याओं का चित्रण करते हुए, बारीकी से उसको एकदम चित्रित करते हुए, फिर अंत में, उपन्यास के अंत में वो उसका एक निदान भी उस उपन्यास के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो यही एक जो है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद के ज्यादातर उपन्यास जो है वो आदर्शों उन्मुख, यानी आदर्श की तरफ उन्मुख हुए यानी बढ़े हुए यथार्थवाद से प्रेरित। प्रेमचंद के समय के ये प्रेमचंद हुए। प्रेमचंद के समय में भी बहुत सारे उपन्यासकार थे जो लिख रहे थे, जैसे जयशंकर प्रसाद थे, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक थे, चतुरसेन शास्त्री थे, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव, ये सारे लोग थे जो प्रेमचंद के यानी जो प्रेमचंद युगीन उपन्यास है 1915 से 1936 के बीच में, तो ये उपन्यासकार भी उस समय अपने उपन्यास रचना में प्रवृत्त थे, उपन्यासों की रचना कर रहे थे। जैसे जयशंकर प्रसाद को हम जानते हैं कि वे छायावादी कवि हैं, नाटककार थे, और कहानियां भी लिखी उन्होंने और उपन्यास भी लिखे। तो वो लगभग प्रतिभा संपन्न, हर तरह की प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे, जिसमें एक अपूर्ण है, इरावती, और 2 उनके पूर्ण उपन्यास है, यानी 2 उपन्यास उन्होंने पूरा लिखा, कंकाल और तितली। कंकाल 1929 में लिखी और तितली जो है 1934 में लिखी। कंकाल में उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जैसा कि छायावाद काव्य में भी होता है कि वहां पर व्यक्ति जो है वो प्रमुख है, समाज की इकाई है, और उसकी स्वतंत्रता जो है समाज के लिए जरूरी है। तितली में उन्होंने एक आदर्श प्रेम के स्वरूप की व्याख्या की है, जिसमें ग्रामीण समस्याओं को भी उन्होंने उठाया है। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के अगर आप नाटकों को देखेंगे, कहानी को भी देखेंगे, तो उसमें प्रेम का एक बहुत उदात्त या एकदम उदार रूप जो है वो चित्रित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें खूब दयाशीलता और खूब उदारता होती है। तो ऐसा ही प्रयास उन्होंने तितली उपन्यास में भी किया है। और नाटककार थे जयशंकर प्रसाद, तो उनके नाटकों उपन्यासों में नाटकीयता का तत्व जो है हमें दिखाई पड़ता है। भाषा हालांकि उनके जैसे कविता में है, जैसे नाटकों में है, वैसे ही बहुत तत्सम प्रधान और संस्कृत निष्ठ है, पर सहज भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। और जिस तरह से प्रेमचंद चरित्रों की बहुत गहराई में जाकर चरित्रों का अंकन करते हैं या चरित्रों का चित्रण करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद चरित्र के चित्रण में उतनी गहराई से नहीं जाते, पर इस समय के वो एक प्रमुख उपन्यासकार हैं। इसी तरह से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, जिनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, भिखारिणी और माँ। भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है, जो उस समय की दृष्टि से जो बहुत क्रांतिकारी बात थी, और उस अंतरजातीय विवाह को अपने कथानक का आधार बनाया है, अपने उपन्यास का आधार बनाया है कौशिक जी ने। माँ उपन्यास में जो है मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, जिसमें कैसे मतलब औरत को मतलब तमाम तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और पहली बार किसी उपन्यास में, मतलब दूसरी बार कह लीजिए एक तरह से सेवा सदन के बाद, कि लेकिन इस गहराई से कि वैश्यालयों का चित्रण, मतलब कि वहां की जो समस्याएं हैं उसको कौशिक जी ने अपने माँ उपन्यास में उठाया है। चतुरसेन शास्त्री जो थे काफी प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे, और इतिहास और पुराण से संबंधित विषयों को उठाकर रचना करने वाले ये पहले रचनाकार थे, जिन्होंने पुराणों को या पौराणिक कथानकों को आधार बनाया, और एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास, मतलब इतिहास के विषयों पर लिखने वाले उपन्यासकार भी माने जाते हैं। और बहुत सारे जब उपन्यासकार जो है किसी घटना को उठाता है तो बहुत सारे काल्पनिक चरित्रों का भी सृजन करता है, तो उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन उन चरित्रों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को सामने रखने की कोशिश चतुरसेन शास्त्री करते हैं। इनका जो सबसे प्रमुख उपन्यास है, बहुत सारे 4-5 उपन्यास हैं, उसमें से जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है वो है वैशाली की नगर बधू, या एक है वयम रक्षामः, जिसमें सांस्कृतिक टकराहट की बात मतलब दिखाई गई है, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति, और उसमें कौन श्रेष्ठ है।
इस तरह से इनके और भी उपन्यास हैं, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, पर ये जो वैशाली की नगर बधू और ये वयम रक्षामा जो है, ये इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है, कह लीजिए कि भाषा की दृष्टि से और एक प्रतिभा की दृष्टि से भी इस युग के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। उर्दू और हिंदी मिश्रित मतलब भाषा इनकी होती थी, हिंदुस्तानी भाषा होती थी, और बहुत बेबाक लिखने वाले रचनाकार थे, इसीलिए काफी विवादास्पद रचनाकार भी कहे गए। बहुत लोगों ने कहा कि इनकी जो रचना है उसमें बहुत अश्लील वर्णन होता है, और लोग उनसे काफी मतलब किसी विषय को उठाते थे तो काफी विवाद होता था इनके उपन्यासों पर ये बहुत प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे, और कोई उपन्यासकार जो है वो अश्लील नहीं होता है। ऐसा आरोप मंटू पर भी लगा था, जो बहुत हिंदी उर्दू के बहुत बड़े रचनाकार हैं। तो इन्होंने सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया, समाज की जो यथार्थ जो तस्वीर है उसको उन्होंने सामने लाया। इसलिए कहा गया, मतलब आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि इन्होंने समाज की यथार्थ और नग्न तस्वीर को मतलब अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। सपाट बयानी इनमें थी, ये सीधा सीधा बोलते थे जिस तरह का हो। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं चंद हसीनों के खतूत, खतूत मतलब खत, आप देख रहे हैं कि नाम में भी उर्दू का प्रभाव है। दिल्ली का दलाल, अब इस तरह का मतलब सीधे सीधे लिखना किसी के बारे में कि कैसे एक राज्य की और एक देश की दलाली लोग कर रहे हैं। बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, फागुन के दिन, ये सब पांडे बेचन शर्मा उग्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ऋषभ चरण जैन इस काल के उपन्यासकार हुए, जो उग्र जी की परंपरा को ही आगे करने वाले या विकसित करने वाले उपन्यासकार हुए। इनके विषय भी वैसे ही होते थे कि वह विचार मतलब ये सब को लेकर के, समाज की बुराइयों को लेकर के इनकी रचनाएं होती थी। वैश्यालय इनका एक उपन्यास है, चंपाकली एक उपन्यास है, मास्टर साहब, मैं खाना, चांदनी रात, गदर, ये सब ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर रचना की, उन विषयों को उठाया और उसको अपने उपन्यास का आधार बनाया। जैसे गढ़ कुंडार, कुंडार का गढ़ जो है, या विराटा की पद्मिनी, विराटा की जो पद्मिनी रानी है उस पर, झांसी की रानी, मृग नयनी, माधव जी सिंधिया, तो ये सब जो इनके उपन्यास हैं, ये सब ऐतिहासिक उपन्यास हैं। विषय से भी पता चलता है कि इसमें उन्होंने अपने उस गौरवशाली अतीत को सामने रखा और उसके माध्यम से भारतीय इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए इस युग के, जो बहुत महत्वपूर्ण कवि भी थे। इस युग में आप समझिए कि कविता में छायावाद चल रहा था और उपन्यास में साथ साथ जो है वो प्रेमचंद और उनके साथी जो है वो उपन्यास लिख रहे थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी कवि के रूप में जानते हैं, उनके भी 3-4 उपन्यास प्रकाशित हुए। बहुत छोटे छोटे उपन्यास हैं, पर अपने समय की जो समस्याएं हैं समाज की, उसको निराला ने बहुत अच्छे से अपने इन उपन्यासों में उठाया। उनके उपन्यास हैं जैसे अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, और इस अपने उपन्यासों में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय थे उनको उन्होंने अपने उपन्यास का विषय बनाया, स्त्रियों को अपने उपन्यास का विषय बनाया। इनकी भाषा इनकी भाषा जरूर कविताओं में बहुत संस्कृतनिष्ठ है, लेकिन अगर आप इनके उपन्यासों को पढ़ेंगे तो बहुत सहज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। स्त्री समस्याओं को बहुत अलग दृष्टि से देखने की कोशिश निराला के उपन्यासों में दिखाई पड़ती है। निराला के उपन्यासों में आपको भावुकता, जो कवि की खास विशेषता होती है, भावुकता और काव्यात्मकता आपको निराला के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये प्रेमचंद के युग के उपन्यासकार हैं। ये मतलब प्रेमचंद के समय में और प्रेमचंद के साथ जो लोग लिख रहे थे वो किस तरह के विषयों पर लिख रहे थे, ये एक उसका एक मोटा मोटी एक विवरण मैंने आपके सामने रखा, जिससे आपको ये समझ में आए कि प्रेमचंद के साथ साथ और भी दूसरे लोग थे
जिसमें कोई ऐतिहासिक विषय पर लिख रहा था, कोई स्त्री समस्या को उठा रहा था, कोई सामाजिक समस्या को उठा रहा था, कोई पौराणिक कथानकों को आधार बना रहा था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदी उपन्यास जो है अपने एक विकसित रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। यानी आपको यहाँ विषय के आधार पर एक विविधता दिखाई पड़ेगी कि एक ही विषय पर नहीं लिखा जा रहा था, अलग अलग विषय पर लिखा जा रहा था। और आपको ना शिल्प की भी नवीनता आपको दिखाई पड़ेगी कि प्रेमचंद के ही आप उपन्यासों को अगर उठाएंगे तो हर उपन्यास जो है एक ही शिल्प में नहीं लिखा गया है, उसका शिल्प भी है, जो उसको लिखने का जो ढंग है, धर्रा है, तरीका है, वो भी अलग अलग है। आप अगर वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास को पढ़ेंगे या पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास को पढ़ेंगे या निराला या जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सारे उपन्यासकार जो हैं वो अपने तरह से उपन्यास के शिल्प को साधने की कोशिश कर रहे थे। एक और इनमें सामाजिक समस्याओं और राष्ट्रीय समस्या को उठाया गया है। और ये सबसे जरूरी बात है कि जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय की अगर समस्याओं को नहीं उठाएंगे, उस समय के अगर राष्ट्रीय संग्राम चल रहा था और राष्ट्रीय संग्राम से अगर आपका उपन्यास लेखन नहीं जुड़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप मतलब एक दूसरी दुनिया में रहकर ये रचनाएं कर रहे हैं। आपके समय की जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो चाहे स्त्री की समस्या हो, चाहे जाति की समस्या हो, या दहेज प्रथा की समस्या हो, या कुलीनता की समस्या हो कि मैं मतलब कोई ज्यादा कुलीन वर्ग से आता है और बाकी लोग जो है वो बहुत गरीब तबके से आते हैं या पिछड़ी कहे जाने वाली जातियों से आते हैं। तो इन सब का जो के बीच का जो द्वंद्व था, इन सब की जो इन सब से जो समस्याएं पैदा हो रही थी, अगर आप उन विषयों को अपने उपन्यास में, अपने लेखन में जगह नहीं देते हैं तो आप अपने समय से कटकर लिख रहे हैं। और अपने समय से कटकर लिखने वाला रचनाकार कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इसी तरह से उन्होंने एक तरफ अगर राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों को आधार बनाया तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ऐतिहासिक कथानकों पर नवीन दृष्टि से इन्होंने नए तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से इन्होंने विचार किया। तो ये इनके प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की एक विशेषता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यासों का क्षेत्र जो है, हिंदी उपन्यास का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, वो विस्तृत होता है और मानवीय संबंधों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हमें उपन्यास, इस काल के उपन्यास दिखाई पड़ते हैं। मतलब उपन्यास क्या है? मानवीय संबंधों को ही विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करता है और समाज में कई तरह के मानवीय संबंध होते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो जाती है, उसके कहते हैं कि उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। चरित्र चित्रण की कुशलता हमको इस युग के उपन्यास में दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये युग हमें प्रेमचंद जैसा रचनाकार देता है जिसके बाद हिंदी उपन्यास जो है वो एक नवीन रास्ते की तरफ चल पड़ता है और जिसकी सामाजिक भागीदारी या सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा दिखाई पड़ने लगती है। इससे पहले उपन्यास या साहित्य कर्म को उस स्तर से सामाजिक दायित्व का नहीं माना जाता था। लेकिन प्रेमचंद के आगमन के साथ ही वो कहानी हो, उपन्यास हो या दूसरी भी विधाएं हो, प्रेमचंद का असर जो है पूरे भारतीय हिंदी साहित्य पर पड़ता है। और हिंदी साहित्य में सामाजिक दायबद्धता या सामाजिक दायित्व की भावना का विकास होता है और इससे हमारा साहित्य जो है, हमारी जो भी कहानी, कविता, उपन्यास जो है वो ज्यादा सामाजिक होते हैं और हम लोगों से, समाज के लोगों से जुड़ पाते हैं। तो ये हमारा प्रेमचंद युगीन उपन्यास का ब्यौरा है।